बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर टाइटल ब्लॉक की एडजस्टमेंट, पेज सेटअप मैनेजर यानी कि लेआउट सेटिंग किस तरह से करते हैं और इसके अलावा डिफरेंट स्केल्स के व्यू पोर्ट को हम किस तरह बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने दो टाइटल ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, A0 और A1। यही दो टाइटल ब्लॉक्स हैं जो कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग के बारे में आपको बता सकूं। ये हमारा A0 टाइटल ब्लॉक भी ओपन हो गया और A1 का टाइटल ब्लॉक भी ओपन हो गया। अब जैसा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने अपनी एक लेयर्स की ड्राइंग बनाई है जिसमें मेरी अपनी लिस्ट ऑफ लेयर्स है, उनके मैंने कलर्स रखे हुए हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी। तो मैं ऑलरेडी ये टाइटल ब्लॉक बना चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूँ कि मैंने इसमें बेसिक सेटिंग्स क्या की थी। तो हम A0 टाइटल ब्लॉक को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ऑटोकैड में जो अवेलेबल पेज साइज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसको जानने का सबसे आसान तरीन तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P का बटन दबाएंगे, आपके सामने प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाके आप कोई भी प्रिंटर चूज़ कर लें। प्रिंटर ना भी चूज़ करें तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ISO A0 ये लिखा हुआ है 1189/841 ये हमारे A0 पेज का साइज़ है। मतलब जो हमारा टाइटल ब्लॉक होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि वो इसकी लिमिट के अंदर आ सके। और अगर हमारा साइज़ A1 है तो 841/594 बेसिकली हम 5 पेपर साइज़ यूज़ करते हैं, A4, A3, A2, A1 और A0। आपको इन सब के साइज़ ज़ुबानी याद रहने चाहिए। दूसरी ये चीज़ बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ड्राइंग को स्केल 1:1, 1:10 या 1:100 के ऊपर प्रिंट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने अपनी ड्राइंग मिलीमीटर्स में बनाई है, मीटर्स में बनाई है या सेंटीमीटर्स में बनाई है। जो स्टैंडर्ड तरीका हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा प्रिंटिंग स्केल 1:1 होता है और हमारी ड्राइंग मिलीमीटर यानी कि 100 के स्केल में बनी होती है। हमारा प्रिंटिंग स्केल 100 mm का बन जाता है। तो चलिए अभी सबसे पहले अपने पेपर साइज़ को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारा पेपर साइज़ है 1189/841 या 841/1189 तो डिस्टेंस चेक करने के लिए हम डिस्टेंस की कमांड देते हैं जो कि है DI। मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी सेटिंग्स को जाकर चेंज कर लूँ, मेरा डायनेमिक इनपुट नहीं आ रहा। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब मैं जो डायमेंशन लेता जाऊँगा वो साथ साथ स्क्रीन पे नज़र आती होगी। सबसे पहले हम अपने टाइटल ब्लॉक के टोटल साइज़ को चेक कर रहे हैं। ये मैंने 1:1 के स्केल के हिसाब से बनाया है। इसकी लेंथ 1189 है जो कि वही लेंथ है जो कि हमारे पेज लिमिट की है। अब हम दूसरी लेंथ को चेक करते हैं, इस एंड से इस एंड तक ये 841 की रहनी चाहिए और ये 841 ही है। मतलब मेरा ये टाइटल ब्लॉक प्रिंट के लिए परफेक्ट है। मज़ीद सिक्योर होने के लिए हम एक बार इसका प्रिंट सेटअप चेक कर लेते हैं। Ctrl+P में गए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंटिंग में जाके अपने लिए AutoCAD PDF हाई क्वालिटी प्रिंट इसको सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली यहाँ पर आप अपना प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन घरों में हमारे पास प्लॉटर नहीं है इसलिए हम PDF को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर साइज़ हैं, आर्किटेक्चरल, ISO वगैरह वगैरह। अगर मैं इनके डिस्कस करने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इन शॉर्ट आपने ISO फुल ब्लीड A0 ये साइज़ सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा टाइटल ब्लॉक A0 का है। इसके बाद नीचे प्लॉट एरिया में व्हाट टू प्लॉट में डिस्प्ले को छोड़ के विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विंडो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा मॉडल स्पेस आ जाएगा। अब आपने इस एंड से लेकर इस एंड तक एक विंडो बनानी है। इसे सेंटर टू प्लॉट और इसे फिट टू पेपर करके देखते हैं तो ये हमारा स्केल में फिट टू पेपर आ रहा है। मतलब हमारा ये साइज़ मुकम्मल तौर के ऊपर ओके है। अब हम इसकी बाकी की एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि टाइटल ब्लॉक में ये जो एरिया है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है।
इस एरिया के मतलब के अंदर मतलब जो भी हमारी ड्राइंग है वो रहेगी, और ये जो एरिया है ये इंफॉर्मेशन एरिया रहता है। सबसे पहले ये हमारे टाइटल ब्लॉक की लिमिट है, बॉर्डर मतलब हमारा टाइटल ब्लॉक इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये एक्सटर्नल बॉर्डर है, ये बेसिकली हमने प्रिंट नहीं करना होता, ये हमारे रेफरेंस के लिए होता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसकी जोन सी भी लेयर हो ये वो लेयर होनी चाहिए जो प्रिंट में नहीं आए। यूजुअली लोग इसके लिए डेफ पॉइंट की लेयर यूज़ करते हैं, मैंने इसमें अपनी ही एक लेयर बनाई, जो लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल टाइटल नॉट टू प्रिंट मतलब एक्सटर्नल नॉट टू प्रिंट बॉर्डर। ये मैंने अपने लिए एक रेफरेंस दिया है कि ये लेयर प्रिंट में नहीं आएगी। इसके बाद ये जितना लाइन वर्क है मैंने इसके लिए एक लेयर बनाई है जिसका बेसिकली कलर 7 है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने इसके लिए कलर रेड चूज़ किया है, जो कि बाद में मैं बाई लेयर कर दूंगा। अब ये जितने भी मेरे बॉर्डर्स हैं ये सारे के सारे इस एक सेम लेयर के अंदर आ रहा है, जितना भी मेरा लाइन वर्क है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे एक दूसरी लेयर है जिसका नाम है जनरल टाइटल टेक्स्ट 1 ऑल काइंड ऑफ ब्लॉक टेक्स्ट। हमारे टाइटल ब्लॉक में तीन तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक एडिटेबल, एक नॉट एडिटेबल और एक एज़ पर प्रोजेक्ट। तो जो नॉट एडिटेबल टेक्स्ट है वो ये है, जैसे कि ये मेरा ड्राइंग का टाइटल है, ये ड्राइंग किसने बनाई, इसकी डेट क्या है। अब जिसने ये ड्राइंग बनाई है, ड्रॉन का टेक्स्ट स्टैंडर्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बनाने वाला कोई भी हो सकता है। डेट का टेक्स्ट फिक्स रहेगा लेकिन डेट कोई भी हो सकती है। इसी तरह स्केल का टेक्स्ट फिक्स रहेगा लेकिन स्केल कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमने 2 लेयर्स बनाई हैं, ये किस तरह काम करेंगी ये आप आगे चल के देख लेंगे। और ये है टाइटल टेक्स्ट 2 ऑल काइंड ऑफ एडिटेबल टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट है जो हम एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने एक मज़ीद लेयर बनाई है जो कि 254 कलर ही है, ऑल टेक्स्ट फॉर कंपनीज़ लोगो वगैरह, ये मैंने इसमें मेंशन किया है। मिसाल के तौर पे जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये मैं दोबारा बता दूं, चूँकि मैं दुबई का प्रोजेक्ट करा रहा हूं इसलिए मैंने दुबई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टाइटल ब्लॉक बनाया है। सऊदी अरब में मोस्टली कंपनीज़ का नाम वगैरह नहीं होता, सिर्फ लोगो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन, प्लॉट नंबर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये तो बताया है कि मेरी बिल्डिंग G+4+ रूफ़ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। प्लॉट नंबर इसका कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी प्लॉट नंबर है ये हमें मिलता है क्लाइंट की जानिब से। इसके अलावा एरिया और सिटी के, किस सिटी का प्रोजेक्ट है, सिटी में कौन से एरिया में कौन सा प्लॉट नंबर होगा। क्लाइंट का मैंने बताया था कि क्लाइंट कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई पर्सनल कोई शख्स भी हो सकता है जो अपनी बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हैं। अगर कंपनी है तो उसका लोगो होगा, अदरवाइज़ नाम, फ़ोन नंबर तो ईमेल और एड्रेस तो सभी का होता है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। नीचे वो आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल का डिज़ाइन बना कर देते हैं, और बाज़ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो तमाम तर सर्विसेज का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट के लिए अलग से सेक्शन बनाया है जहाँ पर हम उनका लोगो, नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब कुछ लिख देंगे। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे MEP कंसल्टेंट में उनका लोगो, नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर होगा, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में होगा कि MEP कंसल्टेंट के लिए अलग से कंपनी आई थी और आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट के लिए अलग से कंपनी आई थी। इसके बाद आ जाता है मेन कॉन्ट्रैक्टर। मेन कॉन्ट्रैक्टर अमूमन ऐसा ही होता है कि जो कंपनी होती है वो एक प्रोजेक्ट को ओन कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके आगे से दूसरी कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए दे देती है। तो उसके पास मोस्टली MEP कॉन्ट्रैक्टर एक अलग से कंपनी होती है जो सिर्फ MEP सर्विसेज का काम करती हैं। यहाँ पे उसका लोगो, नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर वगैरह आएगा। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ कि ये जो टाइटल ब्लॉक है ये MEP कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की जानिब से बनाया गया है। अगर ये कंसल्टेंट का टाइटल ब्लॉक होता तो इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट, क्लाइंट, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट और MEP कंसल्टेंट की डिटेल होती, बाकी ये चीज़ें नहीं होती। जैसा कि हमने शुरू में देखा इस प्रोजेक्ट के जो अपने ओरिजिनल टाइटल ब्लॉक्स थे उनमें हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब आ जाते हैं इधर ड्राइंग टाइटल की जानिब। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पर बेसिकली आपने अपने फ्लोर का नाम और सर्विस देनी होती है। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्राउंड फ्लोर प्लान लाइटिंग लेआउट। लेट्स से अगर हम पावर की सर्विस पे काम कर रहे होते तो ये बन जाता ग्राउंड फ्लोर प्लान पावर लेआउट।
अगर फर्स्ट फ्लोर प्लान होता तो फर्स्ट फ्लोर प्लान, लाइट, पावर, टेलीफोन, वटेवर लेआउट उसकी तरफ उसके हिसाब से हम इसका नाम दे देते। अब आगे बात आ जाती है ड्रॉन की। तो ये ड्रॉन बाय ड्रॉसमैन, बेसिकली ड्रॉसमैन ही बनाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया है MTB। अब बेसिकली मेरा नाम है मोहम्मद तैयब इकबाल बोन्स, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म MTB में लिखा है। इसी तरह अगर किसी का नाम होगा लेट्स से नूरदीन, तो वो अपना नाम ND लिख देगा। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो ना तजर्बेकारी में ऐसे पूरा नाम लिख देते हैं, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर प्रोफेशनल स्टाइल यही है कि आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखें। नीचे हमने डेट लिख दी और स्केल। स्केल लिखते हुए बेहद ज़रूरी है कि आपने ये मेंशन करना है कि आपकी ड्राइंग का प्रिंटिंग स्केल A0 के हिसाब से क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पे 1:100 लिखा है, ये आइडियल स्केल है प्रिंट करने के लिए। लेकिन जब हम अपना प्रिंट सेटअप तैयार करेंगे तभी हमें एक्चुअल स्केल पता चलना है। चेक बाय में हमने अपने इंजीनियर का नाम लिखना है। अब इंजीनियर का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मैंने EE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिख दिया। लेट से अगेन अगर इंजीनियर का नाम हो जाए वसीम अकरम एक एग्जांपल, तो हम उसको WA लिख देंगे, वसीम अकरम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ड्राइंग नंबर है एज़ पर प्रोजेक्ट एंड कंपनी स्टैंडर्ड्स। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स लिखना भूल गया, उसको ऐड कर देते हैं। हर कंपनी का एक अपना हिसाब होता है ड्राइंग की नंबरिंग देने का, तो यहाँ पर नंबरिंग मैं आपको नहीं दे सकता। हर कंपनी का अपना स्टाइल होता है, तो आपको उस पैटर्न के हिसाब से चलना होगा। रिवीजन, अगर हमारी ड्राइंग रिवाइज हुई है फर्स्ट टाइम जब सबमिट होती है, तो हम बाज़ लोग रिवीजन 0 लिख देते हैं, ये गलत है। जब आपने रिवाइज़ किया ही नहीं तो रिवीजन नंबर आप कैसे दे सकते हैं। तो इसमें आप सिर्फ एक डैश डाल दें और ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और अगर आपकी ड्राइंग रिजेक्ट होके आती है, कमेंट्स मिलते हैं, तो आप रिवीजन 1 2 3 दे सकते हैं। अब जब आप अपनी ड्राइंग सबमिट करेंगे तो यहाँ पर भी एक टेक्स्ट एक्चुअली होना चाहिए था, जो कि मैंने मिस कर दिया। और चूँकि ये हमारा एडिटेबल टेक्स्ट होगा, इसलिए मैं इसको इस लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अब चूँकि ये हमारी कोई रिवीजन नहीं होने, ये जो भी एडिटिंग है ये चले मैं अभी करके दिखा देता हूँ एग्जांपल, कि ये रिवीजन नंबर मेरी 0 है, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इशूड फॉर अप्रूवल, इशूड फॉर अप्रूवल बेसिकली हम यही लिखते हैं किस डेट को होगा। लेट से डेट है 0, आज 18 तारीख है, 04/2023। ओके, इसको आप स्लाइटली सेट कर लें। ये सेटिंग चूँकि मैंने नहीं की हुई, ये मुझे कर लेनी चाहिए थी। MTB चेक बाय EE, और ये इस इंफॉर्मेशन के साथ चला जाएगा। लेट से ये रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे हम रिवीजन 1 2 3 4 तक करते जाएंगे। ऑल राइट, आई हो। और उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं। अब ये चीज़ है, इसे हम कहते हैं की प्लान। की प्लान का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट का व्यू हमारे सामने होता है और हमें ये पता चलता है कि हम किस जगह पे काम करने वाले हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये वो बिल्डिंग है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली इस बिल्डिंग की आउटलाइन का बॉर्डर बनाएंगे और इसको हैच कर देंगे। चले मैं इसको हैच कर भी देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने हैच की कमांड दी, पिक पॉइंट किया, यहाँ पे मैंने अपना पैटर्न इसको सिलेक्ट किया और स्केल 10 दे दिया। ये 10 का स्केल इनफ है। लेट्स सी, सिस्टम थोड़ा स्टक हो चुका है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। ओके, मेरा सिस्टम रिज्यूम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा, ये मैंने एक लेयर बनाई है जनरल टाइटल की प्लान की लेयर में डाल देता हूँ। ये मैं दोबारा बता दूं कि ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ये मैंने बिल्कुल रफ सी बनाई है, इसको हमने एग्जैक्टली नीट एंड क्लीन बनाना होता है। लेट्स से अगर हमारा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के ऊपर एक फ्लोर के पर्टिकुलर हिस्से पे काम हो रहा है, लेट्स से सिर्फ इतने हिस्से पे काम हो रहा होता है हमारी ड्राइंग में, तो हम क्या करते कि हम अपने ये जो हैच है इसको लिमिटेड कर देते सिर्फ उतने एरिया में जितने एरिया में काम हो रहा है, लेकिन हमने पूरी बिल्डिंग ही पे काम करना है। और लेट से अगर हमारी ऐसी लेआउट होती जिसे हम एक्सटर्नल लेआउट कहते हैं, जिसमें हम पूरे प्रोजेक्ट की सारी बिल्डिंग्स पे काम कर रहे होते, तो हम पूरे प्रोजेक्ट ही को हाईलाइट कर देते। और इसके ऊपर ये जनरल नोट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था। बेसिकली ये यहाँ पर नहीं रखे जाते, ये हर ड्राइंग के हिसाब से होते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए
कि जनरल नोट्स भी ड्राइंग का हिस्सा होते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब मैं इन लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, इनका यहाँ पे कोई काम नहीं। पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट किया और लेयर्स में जाके इसको बाय लेयर कर दिया। अब मेरी हर चीज़ अपनी लेयर में जा चुकी है। अब देखिए, मुझे देखने से नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ किस लेयर में है, इसलिए मैंने इसके कलरिंग की थी ताकि मुझसे गलती ना हो जाए किसी भी तरह की। ड्राइंग को सेव करते हैं। A1 टाइटल ब्लॉक की बिल्कुल सेम सेटिंग है, मैं यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी A0 में मैं ये करके दिखा चुका हूँ। अब हम अपनी मेन ड्राइंग की तरफ जाते हैं ड्राइंग के ऊपर काम करने के लिए। ऑलराइट, अभी हम अपनी ड्राइंग की तरफ जाते हैं। अब एक्चुअली ये मेरी ड्राइंग मुकम्मल नहीं हुई, मुझे किसी वजह से ये लेआउट जल्दी बना कर देनी पड़ गई है रेफरेंस के तौर पे अपने कुछ स्टूडेंट्स और कुछ व्यूज़ की रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, लाइटिंग की ड्राइंग को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको पेस्ट किया। मैं इसको अंडू करता हूँ Ctrl+Z दबा के। कॉपी करने के लिए हम सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+C का बटन दबाएंगे। ये कॉपी हो चुका है। ये कॉपी का बटन आपने देखा होगा ब्लिंक भी हुआ था। इसके बाद मैं Ctrl+V करूँगा और वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इस कॉपी को ओपन करते हैं। अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमने बेसिकली जाना है लेआउट के अंदर। ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी। हम मॉडल स्पेस के अंदर काम करते हैं और दूसरी लेआउट के अंदर जाके लेआउट स्पेस के अंदर जाके हम लोगों ने अपनी ड्राइंग के ऊपर टाइटल ब्लॉक के ऊपर काम करना होता है। अब दोबारा मैं अपनी लेयर्स की ड्राइंग में जाता हूँ और यहाँ पर देखें, मैंने शुरू में बताया था कि मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ कि एक मैंने एक्सरफ के लिए लेयर बनाई है और दूसरी मैंने व्यू पोर्ट्स के लिए लेयर बनाई है। व्यू पोर्ट्स के लिए बाज़ लोग क्या करते हैं, ऑटोकैड की बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइंग डेफ पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट लेयर डेफ पॉइंट को यूज़ करते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें डेफ पॉइंट्स में लोग कर देते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाती है जब भी लेयर्स ऑन हो या ऑफ़ हों। आप इमेजिन करें कि लेट से ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैंने एक ही लेयर में ऑन कर दी तो ये तो अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे काम करते हुए मैं प्रोजेक्ट पे आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। हम यहाँ से इस लेयर को भी कॉपी करते हैं और अपनी इस फाइल में आ गए। अब ये लेयर भी हमारी इस ड्राइंग का हिस्सा बन चुकी है। अब मैं जाऊँगा लेआउट स्पेस के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पर एक व्यू पोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, इस व्यू पोर्ट को मैं डिलीट कर दूँगा। ये लेयर यहाँ पर मौजूद है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम एक्सरफ अटैच करने से पहले हमने अपने टाइटल ब्लॉक को अब यहाँ पर एक्सरफ करने अपनी करंट लेयर को जनरल टाइल एक्सरफ कर देंगे, जो कि एक्सरफ की लेयर होती है। इसके बाद एक्सरफ अटैच करने के लिए XR का बटन दबाएंगे। ये हमारे सामने पूरी लिस्ट आ गई कि हमने इस फाइल में क्या क्या चीज़ें एक्सरफ करके रखी हुई थी। अब हम यहाँ पर ड्राइंग को अटैच करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर हमारे पास वो फाइलें पड़ी हुई थी, इलेक्ट्रिकल और ये एक्सरफ में मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के रखा है टाइटल का। इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास A0 और A1 दोनों टाइटल ब्लॉक हैं। मैंने A0 टाइटल ब्लॉक को ओपन कर लिया। इसको ओवरले करना है, अटैचमेंट में नहीं जाना है। रिलेटिव पाथ हो तो बेस्ट है, बाकी सारे पॉइंट 0 0 0 ही रहने चाहिए। ऑलराइट, और ये मेरा टाइटल ब्लॉक आके इधर सेट हो चुका है। अब मैंने सबसे पहले पेज सेटअप मैनेजर को रेडी करना है, उसके बाद हम फिर कुछ और करेंगे। अब मैं अपनी लेयर को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ और इसको मेक करंट लेयर कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये एक छोटा सा मुझे पेज सा वाइट टुकड़ा नज़र आ रहा है, बाकी पूरा ग्रे है। बेसिकली ऑटोकैड के हिसाब से ये हमारा पेज है। सबसे पहले हमने इसको बताना है कि हमारा पेज क्या है, तो उसके लिए काफ़ी तरीक़ाकार है। हम सबसे सिंपल तरीके को चूज़ करेंगे, लेआउट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेज सेटअप मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने पेज सेटअप मैनेजर ओपन हो चुका है। ऑलराइट, इसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे मॉडिफाई करने में जाने के बाद हम सबसे पहले इसको अपना प्रिंटर बताएंगे। यहाँ पर ये चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपना प्लॉटर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास प्लॉटर नहीं है इसलिए हम PDF को यूज़ करेंगे। PDF भी एक प्रिंटर ही की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे पेपर साइज़ जैसा कि मैं बता चुका हूँ ISO फुल ब्लीड A0 को चूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर पड़ा है ISO फुल ब्लीड A0।
अब इसके बाद प्लॉट एरिया में व्हाट टू प्लॉट दोबारा हमने यहाँ पर विंडो को सिलेक्ट करना है। मैंने विंडो को सिलेक्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट, और ये चीज़ें अब मैं अपने इसको सेंटर दी प्लॉट किया, सेंटर दी प्लॉट करके इसको फिट टू पेपर किया। ये देखें 1:1 के स्केल पे फिट आ चुका है। क्यों? क्योंकि मेरा साइज़ एग्जैक्टली यही है जो कि पेज का साइज़ है और वही मेरे टाइटल ब्लॉक का साइज़ है। अब यहाँ पे पेन सेटअप प्लॉट स्टाइल टेबल है। अब हम जो कलर्स देते हैं उन कलर्स के हिसाब से हमने अपनी एक पेन असाइनमेंट या पेन सेटअप बनाई होती है। तो यहाँ पर मेरी ये पेन सेटअप है TCDS 100। मेरी जितनी लेयर्स हैं, जितने कलर्स हैं, वो सब कुछ इसके हिसाब से हैं, लिहाजा मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। और अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ। अब देखें सिर्फ मेरा टाइटल ब्लॉक आ रहा है, ये जो बाहर के एक्सटर्नल बॉर्डर्स थे, जो लाइनें थी, वो नहीं आ रही, क्योंकि वो मैंने एक ऐसी लेयर के अंदर चूज़ की हैं जो प्रिंट नहीं हो सकती। उसकी सेटिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ हम कैसे करते हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब हम इसको ओके करते हैं। अब देखें, अब जो मेरा पेज है वो यहाँ तक आ चुका है। अब मैंने बाकी अपनी ड्राइंग की एडजस्टमेंट करनी है, व्यू पोर्ट बनाना है। तो व्यू पोर्ट के लिए हमारी जो करंट लेयर है वो यही रहनी चाहिए जो स्पेसिफिकली व्यू पोर्ट्स के लिए हों। आप चाहें तो व्यू पोर्ट इस लेयर का नाम रख सकते हैं, डेफ पॉइंट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको कोई भी प्रोफेशनल कभी भी डेफ पॉइंट को रेकमेंड नहीं करेगा। व्यू पोर्ट बनाने के लिए हम सिंपली VP लिखते हैं और एंटर कर देते हैं या स्पेस बार दबाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी एक बाउंड्री दे दी यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा व्यू पोर्ट बन गया और ये मेरे सामने मेरी ड्राइंग आ चुकी। अब व्यू पोर्ट बन गया है तो बात ख़त्म नहीं हुई, अब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अभी मैं आपको याद दहानी के लिए बता दूं कि ये मिलीमीटर्स में बना हुआ है। ये हम कैसे जान सकते हैं? हम अपने कॉलम से जान सकते हैं। कॉलम का साइज़ है 300, जबकि जो मेरी ड्राइंग है वो इसके मुकाबले में मीटर्स में बनी हुई है, 1:1। आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। लिहाजा मेरी हर चीज़ डिवाइड हो रही है 100 से। तो अब यहाँ पर मैंने पेज सेटअप बनाना है, तो उसके लिए कई तरीक़ाकार हैं, लेकिन हम इसका स्केल देने के लिए यहाँ पर नीचे टॉगल बार में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास व्यू पोर्ट है। अब यहाँ पर देखें, ये 1:1 और 100 का स्केल भी है, 1:10 का भी है, 1:100 का स्केल भी है। अगर मैं इसको 1:1 का स्केल देता हूँ तो ये देखें ये बहुत बड़ा हो चुका है। हमें ये स्केल नहीं देना, हमें यहाँ पर 1:100 का स्केल देना है। और अब ये ड्राइंग मेरी 100 के स्केल पर आ चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग आ तो चुकी है, लेकिन इसमें ये मुकम्मल तौर के ऊपर नज़र नहीं आ रही। यानी मैं इधर जाता हूँ मॉडल में तो मेरी ड्राइंग तो काफ़ी लंबी है। तो आप ये देखें, इसमें बीच में एक है मिरर लाइन। ये मिरर लाइन को मैंने बनाते वक्त कहा था हम इसको मैच लाइन भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने व्यू पोर्ट्स को 2 व्यू पोर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं इस व्यू पोर्ट को कॉपी करता हूँ और इस व्यू पोर्ट को एक्सटेंड करता हूँ। इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इतना ड्रैग किया कि ये यहाँ तक आ गया। ऑल राइट, यहाँ पे मुझे अपने सारी की सारी ग्रिड्स नज़र आनी शुरू हो चुकी। अब मैं टॉप पे जाता हूँ और उसको ड्रैग करते हुए मज़ीद छोटा कर देता हूँ। ऑल राइट, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए मज़ीद छोटा कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं चेक करूँगा यहाँ पे मेरी मैच लाइन कहाँ पर है, और इसको मैं उतना छोटा उतना रिड्यूस कर दूँगा। हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ताकि मैच लाइन हम बाकायदगी मुकम्मल तौर के ऊपर देख सकें। अब मैं इसको ड्रैग करते हुए इतना ड्रैग करता हूँ कि मैच लाइन से बस थोड़ा सा आगे रहेगा, और इसे मूव किया और मूव करके मैं अपने टाइटल ब्लॉक के अंदर दोबारा ले गया। ये डिपेंड करता है, बाज़ कंपनीज़ क्या करती हैं वो 2 पार्ट्स बना देती हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने इस तरह से काम किया था, पेपर बचाना हमारा मकसद था और आपका मकसद भी हमेशा यही होना चाहिए कि पेपर बचे। हम इसी का दूसरा पार्ट आगे लेकर चलते हैं। दोबारा से इसे मैंने कॉपी किया अब फिर से, और यूँ इसको सिंपली ड्रैग करना शुरू कर दिया, और इतना ड्रैग किया कि ये मुझे इसका एंड पॉइंट मिल जाए। और यहाँ के बाद आगे हमारी ड्राइंग की वर्किंग नहीं हो रही, और ये मेरी मिरर लाइन है। अब मैं इसको दोबारा से ड्रैग करते हुए अपनी मिरर लाइन पे लाकर ख़त्म कर देता हूँ। ऑल राइट, अब ये भी बन चुका है। अब ये हमारी दोनों मैच लाइनें बन चुकी हैं।
हमारी ड्राइंग मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी है। और कमी ये है कि हम ये ग्रिड का नंबर तो देख रहे हैं ABCD, लेकिन अगर मैं मॉडल स्पेस में जाऊँ तो ये 1 2 3 4 ये नंबरिंग और ये डायमेंशन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब हमने इसको एडजस्ट भी करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसको स्लाइटली मूव करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ऑलराइट, और इसे फिर से ड्रैग किया। इतना ड्रैग करूँगा कि मुझे ये मेरी ग्रिड्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद इसको इतना रिड्यूस करूँगा कि ये ग्रिड ख़त्म हो जाए। इसको अब मैं जितना मिनिमाइज़ कर सकूँ उतना बेहतर है। अब मैं इसको जाके इस एंड के साथ मिला दूँगा। अब ये देखें, टेक्निकली ये व्यू में हमारे सामने मुकम्मल हो गया और साथ ही मैंने देखा कि ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं स्लाइटली ड्रैग करूँगा और इसको भी स्लाइटली ड्रैग करता हूँ ताकि जो टेक्स्ट फ़िलहाल नहीं आ रहा ये टेक्स्ट हमारे व्यू में मुकम्मल तौर के ऊपर आ जाए। ऑलराइट, अब ये टेक्निकली हमारा ओके हो चुका है। अब हम इसी चीज़ को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इधर नीचे ला के रखते हैं और उसको यहाँ पर हम इधर इसके साथ भी मिला देंगे। अब हमारी ये दोनों चीज़ें ओके हो चुकी। अब हम इनके बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। इसके नीचे हम पार्ट 1 और इसके नीचे पार्ट 2 लिख देंगे और ये हमारी ड्राइंग 1:100 के स्केल के अंदर तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने एक्सर्फ के अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ले फ्रीज़ की कमांड देते हैं। ले फ्रीज़ ये वो टेक्स्ट है जो हम एडिट कर सकते थे, इस टेक्स्ट को मैंने फ्रीज़ कर दिया। ये टेक्स्ट इस लेयर में नहीं रहा, इस टेक्स्ट को भी जाके हमें लेयर बदलनी पड़ेगी। राइट क्लिक, यहाँ से भी हम ओपन रेफरेंस कर सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या ओपन एक्सर्फ करेंगे तब भी ये एक्सर्फ की ड्राइंग ओपन हो जाएगी। ये लेयर बाय मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में चली गई थी, इसे हम एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर लेके आते हैं। इस लेयर को आइसोलेट करेंगे। ले आइसोलेट करने के लिए ले आइसो टाइप किया। ऑलराइट, कंट्रोल शिफ्ट सी का बटन दबाया। बेस पॉइंट 0 0, हम हर ज़ीरो के बाद कोमा डाल रहे हैं अगला ज़ीरो लाने के लिए, और इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया। अब ये टेक्स्ट क्या होगा, ये बेसिकली है तो इस ड्राइंग का, लेकिन इस ड्राइंग में हम इस लेयर को फ्रीज़ कर चुके हैं, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल V 0, 0, 0, और ये टेक्स्ट अब यहाँ पर आ चुका है। अब हम अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। अब हमें, क्योंकि अब ये टेक्स्ट इस ड्राइंग का हिस्सा बन चुका है, अब यहाँ पे हमें ये एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर लाइटिंग लेआउट ही है। ये लेयर फ्रीज़ नहीं हुई थी, इसको फ्रीज़ कर देते हैं। ओके, सॉरी, मैंने एक ज़रफ़ अपडेट तो किया लेकिन उसको रीलोड करना भूल गया था, इस वजह से ये कन्फ्यूजन आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, मैंने इसको सेव किया भी था कि नहीं। कंट्रोल S, इसे सेव किया। यहाँ पर अब मुझे नोटिफिकेशन आई है कि एक ज़रफ़ चेंज हो चुका है, रीलोड करो। मैंने इसको रीलोड किया है और अब जाके वो चेंज यहाँ पर हुआ है। तो ये पॉइंट था जो कि मेरे जहन से निकल गया था। आपको इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना पड़ेगा, एक ज़रफ़ चेंज करके सेव भी करना है और उसको रीलोड भी करना है, वरना वो चेंज आपकी ड्राइंग में रिफ़्लेक्ट नहीं होते। अब हमारा जो 100 के स्केल के हिसाब से था टाइटल ब्लॉक का सेटअप बन चुका है। अब अगर हमारा कोई तीसरा स्केल आता है तो हमने उसके ऊपर कैसे काम करना है, ये बताने से पहले मैं मज़ीद कुछ और पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ। चलें, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम सारी की सारी सेटिंग को कर लें एक बार, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अब लेट से यहाँ पर एक कमरा आ जाता है और वो कमरा है टेलीफोन रूम। सॉरी, चूँकि इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है, हमारा इलेक्ट्रिकल रूम किधर गया, ये सम टाइम हमें इस रूम को इनलार्ज करके दिखाना पड़ सकता है। अब उसके दो तरीक़ाकार हो सकते हैं कि हम या तो इस रूम को प्रॉपर तरीके से बना दें और यहाँ पे साइड पे इनलार्ज कर दें। मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर के ऊपर यही चीज़ दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस ड्राइंग में एक्चुअली इतनी जगह नहीं है कि मैं इस रूम की एग्जांपल दिखाऊं। मैं आपको किसी और रूम की एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि इस रूम के
मुतबादिल के तौर के ऊपर काम कर सके। मुझे बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। लेट से हम टेलीफोन रूम को देख लेते हैं, क्या ये डबल हो सकता है। लेट्स से ये डबल हो जाएगा या नहीं। ऑलराइट, हमारा टेलीफोन रूम डबल हो सकता है। मुझे फिर इस रूम को भी देखने दें, क्या पता इलेक्ट्रिकल रूम भी डबल हो जाता हो। ये डबल हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। ओके, इलेक्ट्रिकल रूम भी हम डबल कर ही लेंगे। तो हम टेलीफोन रूम और इलेक्ट्रिकल रूम चलें, दोनों को बनाते हैं। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। लेट से हमने इस रूम को इनलार्ज करके दिखाना है। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल सा बना लिया यहाँ पर। ऑलराइट, और इस रेक्टेंगल को मैं इधर साइड पर मूव कर लेता हूँ। अब मैंने अपने इस ड्राइंग को इनलार्ज करना है। इनलार्ज करने का मतलब है कि इसको बड़ा करके दिखाना है। तो मैं इसको सिंपली स्केल करता हूँ और स्केल करके फैक्टर 2.1 का दे देता हूँ, यानी ये 2 के फैक्टर से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब मैं व्यू पोर्ट की कमांड फिर से देता हूँ VP, और इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो मेरे सामने मेरी ड्राइंग फिर से सामने आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करता हूँ। Z की कमांड दी, उसके बाद जूम में यहाँ से विंडो पे क्लिक किया और एक छोटी सी विंडो यहाँ पर बना दी जिसमें मेरा इलेक्ट्रिकल रूम सेलेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, अब इसको मैं PS दबाऊंगा तो ये दोबारा पेपर स्पेस में चला जाएगा। ऑलराइट, अभी हमने इसको ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम अपने इधर स्केल की लिस्ट में गए और यहाँ पे 1:50 का स्केल सेलेक्ट कर लिया। अब ये इसको थोड़ा सा हम स्लाइटली ड्रैग करेंगे। अब ये जो मेरी ड्राइंग है ये 100 के स्केल में है, ये 50 के स्केल में। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं यूँ से यूँ तक नापूँ तो ये टेक्स्ट तकरीबन, दोबारा से इसकी हाइट 1.6 या 1.5 शो कर रहा है। ये मैं रफली चेक कर रहा हूँ। चलें हम लाइट की एग्जैक्टली चेक करते हैं। ये लाइट हमें शो कर रही है लेंथ 1500 की। अब हम यहाँ पर चल के देखते हैं कि यहाँ से ये जो लाइट है इसकी लेंथ कितनी शो कर रहा है। तो शो ये भी 1500 ही की कर रहा है, लेकिन आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि दोनों लाइटें सेम है, लेकिन इसकी लेंथ और इसकी विड्थ दोनों ही इसके मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसको डबल स्केल में कंसीडर कर रहा है। अगर हम यही काम मॉडल के अंदर करते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें ये पूरी चीज़ें कॉपी करनी पड़ती। कॉपी करने के बाद ट्रिम वगैरह करना पड़ता, और अगर कोई चेंज हो जाता तो उसको नए सिरे से फिर से अपग्रेड करना पड़ता। अब यही चीज़ हम टेलीफोन रूम के साथ करेंगे। हम यहाँ पर इसका स्केल भी चेंज करते हैं। ये हमारा टेलीफोन रूम है। सबसे पहले हम इसका बॉर्डर लेते हैं। ये हमने इसका बॉर्डर ले लिया रफली, और इसका बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पर गए, इसको भी हमने स्केल 2.1 कर दिया। अब हमने इसका भी एक व्यू पोर्ट बनाया, और व्यू पोर्ट बनाने के बाद हम सेम इस एरिया में गए, इसको जूम विंडो किया इतने एरिया को। पेपर स्पेस के लिए PS दबाया। पेपर स्पेस में आने के बाद क्लिक किया, इसको अंडू करेंगे, और यहाँ पर जाके स्केल की लिस्ट में दोबारा 50 का स्केल अप्लाई कर दिया, और ये भी हमारा 50 के स्केल में बन चुका है। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल 1 का बटन दबाते हैं, किसी व्यू पोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये कस्टम स्केल में जाके हम वैल्यू लिख सकते हैं अगर हम कैलकुलेट कर सकते हो। इसके और भी काफ़ी ज़्यादा तरीक़ाकार हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यही बता रहा हूँ। इसके अलावा 2 मज़ीद तरीके हैं जो कि मैं अपनी जो पैरेलल सीरीज़ है ऑटोकैड की उसके अंदर बताऊंगा। तो अब हम इसकी मज़ीद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, इन दोनों चीज़ों को कॉपी करता हूँ, या इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लिया। अब हमने ये चीज़ कर ली। अब किसी वजह से कोई भी शख्स काम कर रहा है, उसने डबल क्लिक कर दिया और ये जूम हो गया। लो जी, हमारा स्केल बेड़ा गर्क हो गया। ये जो सेटिंग की थी, ये लो इसका भी बेड़ा गर्क हो गया। लेट से हम यहाँ पे किसी वजह से काम कर रहे हैं और ये जूम हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, मतलब हमारी चीज़ ख़राब होती जा रही है। हमने इसको ख़राब होने से बचाना है। हम इन सारे व्यू पोर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये लॉक का बटन है, हम इनको ताला लगा देंगे। चलिए 1 बाय 1 लगा लेते हैं। ऑटोकैड बुरा मान गया कि आप इकट्ठा क्यों कर रहे हो, तो हम 1 बाय 1 इन सब को
या फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, हमने भी बाज नहीं आना। हम यहाँ से व्यू पोर्ट पे जाते हैं और इसके बाद डिस्प्ले लॉक नो है, इसको यहाँ से यस कर लेते हैं। ये सारे के सारे लॉक हो गए। अब जो मर्ज़ी उखाड़ लें, जिसने उखाड़ लें, ये एडिट नहीं होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक इसको अनलॉक नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, हम इसको दोबारा से लॉक कर देते हैं। अब ये तो हमने कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि समटाइम्स हम नहीं चाहते कि कोई हमारी इस चालाकी को पकड़े, तो हम इसके लिए ले ऑफ़ कर देंगे और हमारी ये लेयर ऑफ़ हो चुकी है। अब कोई ये नहीं जान सकता कि हमने यहाँ पर किस तरह से काम किया था। जो भी बंदा देखेगा जो ऑटोकैड को ज़्यादा नहीं जानता, वो परेशान ही रहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो दैट्स इट। इस लेयर को हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैंने ऑफ़ किया है। अब ये जो हमने सेटअप किया है, अब इसके बाद सिर्फ Ctrl+P करना है, प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार प्रीव्यू चेक करेंगे, डायरेक्ट प्लॉट कर देंगे और ये आपके सामने है कि ये जो मेरी ड्राइंग जहाँ पे भी मैं इसका PDF बनाना चाहता हूँ बन जाएगा। आई होप सो कि आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे लाजमी तौर के ऊपर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा बता दूँ कि ये मैंने बहुत इमरजेंसी में स्पेशल रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है। जब ये मेरे प्रोजेक्ट की सीरीज़ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसमें जो 2-4 पॉइंट्स मिसिंग हैं वो ऐड करके इस वीडियो को मैं इंशाल्लाह दोबारा से बनाऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।